देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि राज्य तेज गति से तरक्की कर रहा है। लेकिन राज्य के मुखिया जिसे जिले से विधायक हैं, वहां की ही स्थिति ये है कि एक इलाके के बच्चे वर्षों से परेशान हैं। पूछने पर बच्चे कहते हैं स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि स्कूल 25 किलोमीटर दूर है और हम मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। चंपावत में सीमांत लेटी डुंगरा क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलकर दूर पहुंचते हैं, क्योंकि वर्षों से गुहार के बाद भी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांग बिल्कुल नहीं सुनी है। आखिरकार इसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है, प्रशासन क्या कर रहा है और इसी बीच छात्रों का क्या कुछ कहना है। तो चंपावत में जिला प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है और आखिरकार स्कूल 25 किलोमीटर दूर जाकर जाना पड़ रहा है, जहां ये 12वीं कक्षा की बच्ची अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं और उनकी एक छोटी सी आवाज तक को नहीं सुना जा रहा है कि उन्हें इन 25 किलोमीटर में, जिसमें उन्हें पैदल चलना पड़ता है, इसमें बीच में 200 मीटर चढ़ाई का पहाड़ भी है और इतनी कड़ी मुशक्कत करे इन्हें पढ़ने जाना पड़ रहा है। अब ऐसे में पलायन हो ना हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब सरकार सुनना ही नहीं चाहती तो आखिरकार जनता करे तो करे क्या। ठीक है, इसी पर बातचीत करने के लिए और इस रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण बिष्ट, आखिरकार क्या कुछ पूरी जानकारी है, कब से ये चला आ रहा है? क्या वहां पर कोई पहले से स्कूल मौजूद था या फिर वहां स्कूल ही नहीं था? हमेशा से बच्चे 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पढ़ने जा रहे थे। जी निशी, मैं बताना चाहूंगा, मामला है चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा का, जो सीमांत क्षेत्र है, नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, डुंगरा लेटी, वहाँ का जो है ये मामला है। तो जो वहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि जो गांव में स्कूल है सिर्फ हाई स्कूल तक है, हाई स्कूल के बाद जो इंटर की पढ़ाई करने के लिए उन बच्चों को रोज 25 से 30 किलोमीटर की आने जाने के लिए पैदल दूरी नापनी पड़ती है। तो काफी लंबे समय से समस्या बनी हुई है। कई बार जो है जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, प्रवीण पांडे, वो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है, उनके द्वारा शासन प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई कि बच्चों के लिए जो है यही इंटर विद्यालय का उच्चीकरण कर इंटरमीडिएट बनाया जाए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण बच्चे रोज सुबह 5 बजे घर से पैदल रास्ता लगते हैं, लगभग वहाँ से जो GIC मतलब है 14 से 15 किलोमीटर की दूरी वो नापते हैं। उस पर चढ़ाई भी है, जंगली जानवरों का खतरा भी है। तो रोज का जो है बच्चों का रूटीन है 14 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर जाना। तो काफी समस्याएं हैं। तो जो बच्चे हैं वहाँ के छात्र छात्रा हैं, उनकी मुख्यमंत्री से गुहार है कि हमारे विद्यालय का उच्चीकरण किया जाए या हमारे लिए वाहन व्यवस्था की जाए। जी लेकिन लक्ष्मण, इस वक्त मानसून का सीजन चल रहा है, पहाड़ों में लगातार बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में 25 किलोमीटर पैदल चलकर कैसे पहुंच पा रहे हैं? बीच में डेंजर जोन भी है, लैंडस्लाइड भी होती है, भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार बना रहता है। कैसे संभव हो पा रहा है इतने समय से 25 किलोमीटर की यात्रा करना? जी, जो बच्चे हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि गांव में अगर उनका जो विद्यालय हाई स्कूल तक अगर इंटर तक होता तो ये समस्या उन्हें नहीं आती। तो अगर उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी है तो इन समस्याओं का सामना उनको करना ही पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उन्हें अपनी शिक्षा, इंटर की शिक्षा लेने के लिए उनकी मजबूरी है कि गाँव से रोज जो है 25 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता है। इस दौरान उनको 200 मीटर का एक खड़ा पहाड़ भी चढ़ना पड़ता है, जंगल है और गर्म इलाका, तो वहाँ जहरीले सांप और गुलदार पाए जाते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है और भीषण गर्मी उस क्षेत्र में पड़ती है। तो ऐसे में जो है जो बच्चियां हैं या जो छात्र हैं उन्हें काफी कठिनाई से जो है विद्यालय जो पहुंचे, सुबह 4:30 या 5 बजे उन ग्रामीण बच्चों का जो है सफर शुरू हो जाता है, शिक्षा के लिए उनकी जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जबकि शिक्षा मंत्री के द्वारा दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि ग्रामीण शिक्षा पर उनका जोर है, राजकीय विद्यालय में सारी सुविधाएं दी जा रही, लेकिन यह धरातल पर स्थिति कुछ और है। जी बिल्कुल, देखिए धरातल पर सिचुएशन कुछ और है, लेकिन आखिरकार सरकार इसके पीछे वजह कारण क्यों स्पष्ट नहीं कर पा रही है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। आप हमारे साथ बने रहिएगा लक्ष्मण। हमारे साथ शोभन चंद समाज सेवी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शोभन जी, आखिरकार इस स्थिति को लेकर क्या दुख व्यक्त करना चाहेंगे आप, क्योंकि ये दुख से जुड़ी हुई खबर मानी जा सकती है? जी नमस्कार, मैं शोभन चंद, सीमांत क्षेत्र डुंगरा लेटी ग्राम सभा से। मैम ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण रखती है हमारी लाइफस्टाइल में,
क्योंकि शिक्षा से ही आगे बढ़ने की नीति और आगे बढ़ने की परिणति बना पाते हैं बच्चे। और मुझे लगता है कि जो सरकारें वादा करती है और धरातल पर काम करती नहीं है, तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हम लोग करीब समुद्र तल से 200-300 मीटर की ऊंचाई में हैं। आप समझ सकते हैं कि गर्मी का क्या प्रकोप होगा यहाँ पे। बिल्कुल। और बारिश, लैंडस्लाइड, काफी समस्याएं होती हैं। और 25-30 किलोमीटर बच्चा अगर अप डाउन करेगा तो मैम पड़ेगा क्या। इसके इतने अंदर थकान हो जाती है कि बच्चा से खुद ही मतलब पूरा शरीर टूट जाता है, तो एनर्जी नहीं बच पाती है। तो कहने का मतलब है कि जो हम जैसे कि बच्चे जाते हैं आते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब थक जाते हैं, तो उनको पढ़ने का भी नहीं होता है। दूसरी चीज जो है, हम अभिभावक जो है हम पलायन क्यों करते हैं, इसी कारण हमारा पलायन हो रहा है। इस शिक्षा नीति पर सरकार जोर नहीं दे पा रही है, शिक्षा नीति को दुरुस्त नहीं कर पा रही है। और चिकित्सा का भी भाव यही है मैम। और मैं यही कहूंगा कि सरकार से देखिए, वोट बैंक बनाने के लिए रणनीति मत बनाइए, देश को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाइए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। जी बिल्कुल, देश के भविष्य को लेकर इस तरीके से नजरअंदाज करना, उनकी बातों को नहीं सुनना एक पलायन का मुख्य कारण बन चुका है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से सबसे ज्यादा पलायन होता है। और उन्हीं विषयों में से एक विषय इस जिले से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर चंपावत में काफी लंबे समय से उच्च स्तरीय शिक्षा की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है एक स्कूल ऐसा स्थापित हो, उसको भी उच्च स्तरीय बना दिया जाए, जहां पर बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन शोभन जी, अभिभावकों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम समाज सेवी की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आसपास के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्कूल बने, ठीक है, जहां पर उच्च स्तरीय पढ़ाई कराई जाए। लेकिन सरकार आखिरकार इस पर क्या जवाब देती है? जी मैम देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हमारे जिले के ही मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी ये कार्य नहीं हो रहे, तो बड़ी शर्मिंदगी हम उसका ठीक है शोभन जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से देखिए लक्ष्मण, एक दुख जो व्यक्त यही किया गया है कि एक तो चंपावत जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और आखिरकार उस क्षेत्र में भी इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, देश बदलने चले, प्रदेश बदलने चले, लेकिन अपनी विधानसभा, अपने क्षेत्र को यूं ही अनदेखा किया जा रहा है। कितना गंभीर विषय है। जी निशी, मैं बताना चाहूंगा जिला मुख्यमंत्री का, लेकिन जो विधायक हैं यहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं कुशाल सिंह अधिकारी जी, और जहाँ तक सीमांत क्षेत्र का सवाल है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो सीमांत के गाँव को जो है पहला गाँव माना जाए, वहाँ पर सुख सुविधाओं का विस्तार किया जाए, शिक्षा की सुविधाएं दी जाए, पेयजल की, सड़कों की सुविधाएं वहाँ मजबूत की जाए। खुद पीएम मोदी जो है कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लोहागढ़, चंपावत जिले की लोहागढ़ विधानसभा है, वहाँ का जो सीमांत क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पहला गांव नहीं माना जा रहा बल्कि लास्ट गांव माना जा रहा है। अधिकारी लोगों के कदम कभी वर्षों में कभी कभार जो है यहाँ को पड़ जाते हैं। तो जो ये शिक्षा है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है बच्चों के लिए जो उन्हें फर्श से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। और जो सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चे हैं उनके भी सपने हैं, वो IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने। लेकिन अगर जो मूलभूत जो प्रारंभिक शिक्षा है उनकी शुरू से लेकर इंटर तक की अगर उनको वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही है, 25 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा, तो कैसे उनका भविष्य बनेगा। इसी चक्कर में जो है कई बालिकाएं जो अपनी हाई स्कूल के बाद जो है शिक्षा भी छोड़ चुकी है। और पलायन का एक मुख्य कारण भी सीमांत क्षेत्रों से ये शिक्षा और खराब सड़कें, अस्पतालों का न होना प्रमुख कारण माना जा रहा है। जी लेकिन लक्ष्मण, क्या कोई एक ऐसी पुख्ता जानकारी है कि स्कूल के अभाव के चलते, बच्चों की उच्च स्तरीय शिक्षा के अभाव के चलते किसी परिवार ने पलायन किया हो? जी कई परिवार हैं, एक परिवार नहीं, कई परिवार जो है सीमांत क्षेत्रों से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो लोहाघाट आ चुके हैं या चंपावत आ चुके हैं, या उन्होंने जो है उत्तराखंड ही छोड़ दिया, वो दिल्ली या गुड़गांव हरियाणा अपने परिवार को ले जा चुके हैं। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसका भविष्य बने। लेकिन जब
प्राथमिक विद्यालयों या राजकीय विद्यालयों में सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो माँ बाप जो है कैसे रुकेंगे। सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कई परिवार जो प्लान कर चुके, ये सिर्फ इसी गांव का मामला नहीं, यही नेपाल सीमा से लगी पासम ग्राम सभा है, तो वहाँ के भी जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, वो भी लगभग इतनी ही दूरी तय करके जीआईसी रौसाल पहुंचती है। उनकी भी गुहार है मुख्यमंत्री से, या तो उनके लिए जो वाहन व्यवस्था की जाए या अन्य व्यवस्था है जो उनको दी जाए। सिर्फ जो है इसी गांव का मामला नहीं, अन्य गांवों में भी जो है ऐसी समस्या जो है सीमांत क्षेत्रों में देखी जा रही। जी ठीक है, देखिए समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी क्योंकि सरकार शायद गंभीरता से इन समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहती। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनिल पांडे हमारे साथ पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार यहाँ पर स्कूल क्यों नहीं बन पा रहा है अनिल जी? क्या दिक्कत आ रही है एक क्लास बढ़ाने में? सरकार का उदासीन रवैया है इस मामले में। जी बोलिए। अनिल जी, क्या आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हाँ बोलिए पूछिए। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिरकार यहाँ पर इतना वक्त बीत चुका है, बच्चों को कब उच्च स्तरीय की शिक्षा मिल पाई है? यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? अब ये तो यही लोग जाने, शासन प्रशासन जाने की क्या दिक्कत आ रही है। जो बीहड़ क्षेत्र है वास्तव में पैदल बच्चों को जाना पड़ता है, ये तो हकीकत कितने है। ऐसे बच्चे हैं जो कि रोजाना यहाँ से जाते हैं 25 किलोमीटर ट्रैवल करके? कितने बच्चे होंगे? लगभग 100 के लगभग बच्चे होंगे। क्या आपने सरकार को अवगत कराने की कोशिश करी कि बार बार इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है? पलायन का मुख्य कारण ये स्कूल बढ़ता जा रहा है, उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से बच्चे यहाँ पर अभिभावकों के साथ पलायन का रुख करने के लिए तैयार हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चंपावत में जिला प्रशासन के दावों पर फिर से सवाल उठे हैं क्योंकि ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में अगर चिंता जाहिर करते हुए सरकार कोई एक ठोस निर्णय नहीं लेती तो ये एक सबसे बड़ा कारण पलायन का बन सकता है। लक्ष्मण, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस सिचुएशन पर सरकार का पक्ष क्या है? क्यों यहाँ पर अभी तक उच्च प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या कुछ कारण दिए जा रहे हैं जिस वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में इन्हें 25 किलोमीटर सफर करना पड़ रहा है? ये कारण कुछ नहीं दी जा रही। अगर सिर्फ सरकार की आप उदासीनता कह सकते हैं, जो दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं धरातल पर नहीं उतारे जा रहे, क्योंकि जो सीमांत क्षेत्र है तो समस्या वहाँ है, नगरीय क्षेत्रों या उसके आसपास के गाँव में उतनी समस्या नहीं है। जो दूर दराज के गाँव है वहीं ये जो है समस्या, और उन्हीं क्षेत्रों से जो है पलायन भी हो रहा है। जो ये क्षेत्र है गुमदेई क्षेत्र है, तो लंबे समय से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वहाँ एक डिग्री कॉलेज खोलने की भी मांग उनके द्वारा की जा रही है, ताकि सीमांत क्षेत्र के बच्चों को इंटर पढ़ने के बाद लोहाघाट, चंपावत या हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ न जाना पड़े। उन्हें गुमदेई क्षेत्र में जो है उनको महाविद्यालय की जो बीए करें, बीएससी करें, वहीं जो उनको घर के पास शिक्षा मिले, तो वो भी मांग है। वो भी फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ी है। फिलहाल मामला ये है कि डुंगरालेटी और पासम क्षेत्रों के जो बच्चे जो रोज पैदल चल रहे हैं, तो सरकार को उनकी कठिनाइयों का जो है देखनी चाहिए और उनके लिए जो है उनके गांव में जो उनका हाई स्कूल तक का विद्यालय है उसको इंटर तक जो है करना चाहिए, ताकि इन बच्चों को, छात्राएं हैं, रोज इतना आना जाना तो पढ़ेंगे कैसे, रोज थक जाते हैं, कई खतरे झेलते हुए जाते हैं, तो सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। जी, क्या कोई बस या फिर अन्य प्रकार की सुविधाएं भी इन लोगों के पास है या सिर्फ एकमात्र रास्ता जो कि 25 किलोमीटर पैदल चलने का है? जी, कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं, चाहे लेटी डुंगरा की हो चाहे पासम की हो, उनकी सरकार से यही गुहार है, जिलाधिकारी से यही गुहार है, अगर उनके विद्यालय का जब तक उच्चीकरण नहीं होता तब तक उनके लिए कम से कम निःशुल्क वाहन व्यवस्था तो की जाए, ताकि वो रोज जो है पैदल चलने से बचे, खतरों से बचे और समय पर जो है विद्यालय पहुंचे। वो मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से छात्राओं की जो गुहार लगाई गई है, या हमारे विद्यालय का उच्चीकरण किया जाए, और तब तक उच्चीकरण नहीं होता तब तक उनके लिए वाहन व्यवस्था जो है की जाए। जी ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रमेश चंद जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व प्रधान है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर रमेश जी, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, ना ही इनको सुविधा दी जा रही है किसी वाहन की, बस की, और इसके साथ ही जो उच्च स्तरीय शिक्षा की मांग की जा रही है, तो आखिरकार क्यों यहाँ पर रुकावटें पैदा हो रही हैं? बच्चों की शिक्षा से इतना बड़ा
समझौता क्यों किया जा रहा है? तो यही तो समझ में नहीं आ रहा है मैडम। या तो हम कह रहे हैं कि सरकार को हाई स्कूल से उच्चीकरण करके इंटर किया जाए, या फिर यहाँ से कई बार फाइलें लगा चुके हैं और कई बार डीएम साहब को दे चुके हैं लेटर, और सीएम साहब तक भी लेटर पहुंच चुका है इसका कि या तो वाहन की व्यवस्था की जाए या फिर हमारा स्कूल को उच्चीकरण की जाए। कई छात्र छात्राएं हैं उससे वंचित रह जा रहे हैं पढ़ने से, और जो पढ़ना चाह रहे हैं मजबूरन होके जा रहे हैं। लेकिन डीएम, मुख्यमंत्री, सबके पास आपका पत्र पहुंच चुका है। जवाबी पत्र क्या है? जवाब क्या है कि इसमें प्रक्रिया चालू करके मैडम कि हम इसके प्रोसेस में लगे हैं करके स्कूल उच्चीकरण करके। लेकिन इस पर फीडबैक लिया जा रहा है समय रहते कि आखिरकार क्या कुछ किया जा रहा है, कहां तक पहुंचा प्रस्ताव, कहां तक काम पहुंचा है, क्या इसका कोई फॉलो अप है आपके पास? नहीं, इसका तो फॉलो बैक नहीं है मैडम हमारे पास, सिर्फ जो हमारी फाइल है वो देहरादून तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर इसका जवाब समय रहते नहीं मिल पा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि आखिरकार ये काम कहां तक पहुंचा, किसके संज्ञान में ये काम है? आखिरकार विधायक साहब इसको लेकर क्या गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं? आखिरकार इस पर किसका क्या स्टैंड है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका स्टैंड तो हमने शिक्षा विभाग के माध्यम से भी दिया था, ये पत्र लेटर वहाँ। तो स्कूल प्रबंधन का इस विषय पर क्या कुछ कहना है? स्कूल प्रबंधक भी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस मांगों को पूरा करे। लेकिन उनकी ओर से भी क्या इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार कब तक ये संभव हो पाएगा? नहीं, अब इस चीज की जानकारी किसी को नहीं है कि कब होगा कैसे। तो यानी कि किसी के पास भी कोई फॉलो अप, किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस वक्त मौजूदा स्थिति में क्या होने वाला है, या फिर यूं ही 25 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, यही कहना चाह रहे हैं ना रमेश जी आप? जी 25 किलोमीटर पैदल, क्योंकि इतनी समस्याएं, इतनी झाड़ियां हैं मैडम, बड़ी दुखद समस्या हो रही है बच्चों के लिए। बिल्कुल दुखद तो है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यानी कि कोई फॉलो अप, कोई स्टैंड, कोई बातचीत तक नहीं है। आखिरकार देहरादून तक फाइल पहुंच चुकी है, लेकिन देहरादून में दफ्तर में बैठे जो एसी चलाकर बैठे हुए हैं उनके पास जो फाइल आई है उसको भी देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, ये अपने आप में विषय बन चुका है। लक्ष्मण, आखिरकार इसका फॉलो अप क्या है? क्या हमारे पास इसका कोई फॉलो अप है? जी अभी कोई फॉलो अप नहीं है। जैसे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और जो शिक्षा विभाग, उनका कहना है कि हमने जो वहाँ फाइल जो वहाँ देहरादून चलेगी। अब देहरादून में कहाँ फाइलों के ढेर में पड़ी हुई है, कोई वो देखी भी गई या नहीं भी देखी गई, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल बच्चों की जो समस्या है रोज पैदल आने जाने की, वो बनी हुई है। जो शिक्षा जो सबसे बड़ा हथियार बच्चों के लिए माना जाता है, वही उनको हासिल करने के लिए उनको इतनी कड़ी मेहनत जो है करनी पड़ती है। रोज सुबह 4:30 बजे से जो उनकी यात्रा शुरू होती है, जो शाम 5 बजे तक रहती है। स्कूल से जब छुट्टी होती है उसके बाद जो 1 बजे छुट्टी होती है, 4 से 5 बजे वो घर पहुंचे, और सुबह 4:30-5 बजे वो लगते हैं, तब जाके 8-8:30 बजे वो अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो कितनी बड़ी विडम्बना और कितनी कठिनाई सीमांत क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं, आप कुछ समझ सकते। ठीक है लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण पांडे क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिरकार इस गंभीर विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब तक सरकार इस पर संज्ञान लेगी? क्या आपके पास कोई फॉलो अप, कोई जानकारी? सर मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको से जुड़ने के लिए। अभी तक कोई जानकारी, हम लगातार जिलाधिकारी महोदय के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री जी को 3 बार लेटर दे चुके हैं। तो अभी पिछली बार प्रभारी मंत्री जी आए थे माननीय श्री भरत सिंह चौधरी, उनको भी हमने लेटर दे चुके हैं ना। अभी तक मतलब ये कहते हैं कि मैं शासन से होगा, यहाँ से कोई होगा नहीं। जिलाधिकारी महोदय का यही कहना है कि हम शासन को हमने फाइल भेज रखी है, वहीं से जो है इसको हो पाएगा, यहाँ से कोई संभव नहीं है ना। तो विधायक साहब से बातचीत करने की कोशिश की, डीएम से बातचीत करने की कोशिश की गई है? जिलाधिकारी महोदय को मैडम हमने 2-3 बार लेटर लगातार दिए। वो बेचारे भी मतलब लगातार संपर्क है, भाई मेरे यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। मैं सीधा मुख्यमंत्री को, सचिवालय को मैंने फाइल भेज चुकी है, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलेगी मैं यहाँ से कुछ करवा सकता हूँ। उनका यही कहना था। तो कितना वक्त बीत चुका है इस फाइल को पहुंचे हुए? तो मैं मतलब 8 महीने तो मैं ही, जब से हम क्षेत्र पंचायत चुने हैं 8 महीने से लगातार हम संपर्क में हैं। यानी कि 8 महीने बीत चुके हैं। वहाँ नैनीताल भेज रखी है, सीओ साहब को वहाँ से देहरादून को भेज चुकी, यही कहना है उनका जी। यानी कि 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई फॉलो अप, कोई संज्ञान, कोई उस पर एक्शन, कोई भी जवाबदेही नहीं है। कोई ठोस कार्रवाई कोई नहीं होगी, मतलब आपका हो जाएगा। हमने ठीक है प्रवीण जी, संपर्क में हम यहाँ परसों ही मतलब हमने जिलाधिकारी महोदय को साहब
35-40 बच्चे हैं, इनके गाड़ी की व्यवस्था कर दो। हाँ। इतनी मतलब दूर पैदल जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा यार अभी तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, अन्य जगह भी व्यवस्था हो रही है ना। ठीक है प्रवीण, देखिए गंभीर विषय जरूर है और आखिरकार इस पर सरकार कब तक संज्ञान लेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और क्या कुछ इस मामले पर एक्शन लिया जाता है, क्या संज्ञान लिया जाएगा और कब तक ये कार्य पूरा होगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत।